नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका सिविल सेवा मार्गदर्शन यूट्यूब चैनल पे। और हम आज आपके सामने हैं फिजिक्स के उन एमसीक्यूज़ को लेकर के जिसको बीपीएससी ने बार-बार आपसे पूछा है। और हम लोग क्वेश्चंस को देखेंगे, उनको अटेम्प्ट करेंगे और ये सीखेंगे कि क्वेश्चन से हम लोग क्या पैटर्न को कैच कर सकते हैं, ताकि अगर आप एग्ज़ाम में इस तरह क्वेश्चंस को देखें तो आपको पता होगा आपको कैसे डील करना है। ठीक है? तो क्वेश्चंस को देखेंगे हम लोग किस तरह से क्वेश्चंस आते हैं, कैसे उनको डील करना, और जो क्वेश्चंस नहीं भी आते हैं उनको हम लोग कैसे टैकल करेंगे। ठीक है? चलिए स्टार्ट करते हैं हमारा आज का सेशन। ये लगभग घंटे 2 घंटे का सेशन रहने वाला है और इसमें हम लोग कुछ क्वेश्चन जो बीपीएससी ने पूछा है लगातार उसको हम लोग टैकल करेंगे। ठीक है? चलिए पहला क्वेश्चन देखते हैं हमारा। ये बेसिक जो हमारा यूनिट एंड डायमेंशन है, जिसमें लगातार बीपीएससी पूछती है ये किसका यूनिट है, ये किसका इसका रेशियो क्या होता है, इसका अलग अलग डायमेंशन क्या होता है, तो उससे क्वेश्चन पूछा गया। और काफ़ी एक ईजी क्वेश्चन है, आपको पता होगा एंगस्ट्रॉम जो है, एंगस्ट्रॉम जो है वो वेवलेंथ का यूनिट होता है। बहुत ही बेसिक आपको एक फीचर पता है, आपको इसके बारे में एक डिटेल्स पता होना चाहिए कि हम लोग इसको कैसे लिखते हैं, एंगस्ट्रॉम कैसे लिखते हैं। और ये 1 एंगस्ट्रॉम इज इक्वल टू 10⁻⁻10 मीटर। ये आपको ध्यान रखने की बात है, आपको बस इसको रिमेंबर करके रखना है। ठीक है? और जनरली हम लोग इसको वेवलेंथ मेजर करने के लिए इस्तेमाल करते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन देखते हैं हमारा क्या है। लाइट ईयर। सुनने में लाइट क्या लगता है कि ये किसी स्पीड के बारे में बात कर रहा है, किसी चीज के बारे में बात कर रहा है। बेसिकली ये लाइट ईयर जो है ना, ईयर देख के लगता है टाइम के बारे में बात कर रहा है, पर लाइट ईयर जो है वो बेसिकली डिस्टेंस के बारे में बात कर रहा है। कैसे देखते हैं? लाइट का मतलब क्या होता है कि लाइट का जो स्पीड है, लाइट का स्पीड हमारा क्या है, लाइट की स्पीड को हम लोग सी से डिनोट करते हैं, और जो कि हमारा है लगभग 3 लाख किलोमीटर पर सेकेंड। ठीक है? इसको हम लोग ऐसे लिखते हैं 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। ठीक है? तो इस डिस्टेंस से अगर कोई ट्रेवल करे तो उसको एक साल में मतलब इंटू 365 जितना दूरी वो तय करेगा उसको हम लोग कहते हैं लाइट ईयर, जो कि लगभग बराबर किसके होता है, लगभग इसका जो वैल्यू होता है 9.46 इंटू 10⁻12 किलोमीटर के आसपास होता है। ठीक है? तो इस तरीके से हम लोग को क्वेश्चंस को डील करना है। तो लाइट ईयर बेसिकली सुनने में लग रहा है कि लाइट संबंधित है, ईयर मतलब टाइम है, लेकिन ये बेसिकली डिस्टेंस का यूनिट है। अब ये क्वेश्चन देखिए कितनी बार बीपीएससी ने पूछ रखा है, देखिए 66 में पूछा, फिर री एग्जाम में वापस से पूछ दिया इस क्वेश्चन को। लाइट ईयर किसका यूनिट है? तो ये हमारे डिस्टेंस का यूनिट है। देखिए फिर सीडीपी में पूछा गया लाइट ईयर का संबंध किससे है, तो डिस्टेंस है। तो इस तरह से बीपीएससी जो है क्वेश्चन रिपीट करती है। तो आपको इस चीज को ध्यान में रखना है कि बीपीएससी क्वेश्चंस को रिपीट करती है। ठीक है? तो आपको इस चीज को ध्यान रखना है। चलिए आगे देखते हैं। इन द फॉलोइंग विच द फीचर फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी। ठीक है? फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी। तो फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी का मतलब ये होता है कि हमारे पास 7 फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटीज हैं। ठीक है? और वो जो 7 फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटीज हैं वो एक बेसिक हमारा एक स्ट्रक्चर तैयार करते हैं हमारे फिजिक्स का, मतलब उनको फर्दर हम लोग ब्रेक डाउन नहीं कर सकते। वो लास्ट हमारा जो सबसे छोटा यूनिट हो सकता है वो हमारे फिजिक्स को डिनोट करते हैं। तो हमारे पास जो 7 फंडामेंटल फिजिकल यूनिट्स हैं वो कौन कौन से देख लेते हैं हम लोग एक बार। सबसे पहला हमारा क्या है, लेंथ। दूसरा हमारा क्या है, मास। तीसरा हमारा टाइम। चौथा हमारा टेम्परेचर। पांचवा हमारा अमाउंट ऑफ सब्सटेंस, जिसको हम मोल कहते हैं। छठा हमारा लुमिनस इंटेंसिटी, जो हम लोग कैंडेला से डिनोट करते हैं, कैंडेला ये लुमिनस इंटेंसिटी। और सातवां हमारा हो गया इलेक्ट्रिक करंट। ठीक है? इसको हम लोग
मेजर करते हैं एम्पियर में। तो ये हमारे सेवन फिजिकल फंडामेंटल क्वांटिटीज हैं, इसको हम लोग ध्यान रखेंगे। चलिए ठीक है, इसमें से कौन है तो इलेक्ट्रिक करंट। आगे बढ़ते हैं। व्हाट इज यूनिट ऑफ प्रेशर। तो प्रेशर का फॉर्मूला हमारे पास क्या होता है, प्रेशर इज इक्वल टू फोर्स अपॉन एरिया। तो हम लोग फोर्स का यूनिट क्या लिखते हैं, न्यूटन। एरिया क्या होता है, मीटर स्क्वायर। तो क्या हो जाएगा, न्यूटन न्यूटन पर स्क्वायर मीटर। तो फिजिक्स में हम लोग इसी तरह से आसानी से क्वेश्चंस को आंसर को डिराइव कर सकते हैं। ठीक है, चलिए इजी है, आगे बढ़ते हैं। यूनिट ऑफ प्रेशर। अब देखिए हम लोग इसको मेजर करते हैं। इसको हम लोग जब मेजर करेंगे प्रेशर को, ये हमारा आ जाएगा फोर्स फोर्स अपॉन प्रेशर इक्वल टू फोर्स अपॉन एरिया। ठीक है, तो फोर्स क्या होता है, मास इनटू एक्सेलरेशन अपॉन एरिया यानी मीटर स्क्वायर। तो इसको तोड़ेंगे मास को, तो केजी। एक्सेलरेशन जो है एक्सेलरेशन को तोड़ेंगे, एक्सेलरेशन क्या होता है, v माइनस यू अपॉन टी। एक्सेलरेशन का होता है मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ठीक है, तो केजी इंटू मीटर अपॉन मीटर स्क्वायर इंटू सेकेंड स्क्वायर, ये हमारा निकल करके आया। ठीक है, यहां से यहां कैंसिल हो गया, तो केजी अपॉन मीटर इंटू सेकेंड स्क्वायर। ठीक है, अगर हम लोग इसको सेंटीमीटर में भी चेंज करेंगे तब भी इसमें से कोई ऑप्शन करेक्ट नहीं आएगा। ठीक है, तो भी इसमें से जो है करेक्ट आंसर हमारा नहीं आएगा, तो इसमें से कोई सही नहीं है। इस तरह से आप इनको आसानी से डिराइव कर सकते हैं। चलिए, द एसआई यूनिट ऑफ वर्क। तो वर्क जो हमारा है, जिसको कहते हैं किसी कार्य को करने की जो क्षमता है, उसका एसआई यूनिट हमारा क्या होता है, ये होता है जूल। क्या होता है, जूल होता है। ठीक है, तो बेसिकली फॉर्मूला वर्क का होता है वो होता है फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट। इसको ध्यान रखेंगे हम लोग, एफ डॉट एस लिखते हैं इसको। ठीक है, एफ डॉट एस ये हमारा वेक्टर प्रोडक्ट है। वर्क होता है एफ डॉट एस, फोर्स इन डिस्प्लेसमेंट, उसको हम लोग जूल से डिनोट करते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। व्हाट इज यूनिट ऑफ मेजरमेंट ऑफ मैग्नेटिक फील्ड। तो मैग्नेटिक फील्ड का जो यूनिट ऑफ मेजरमेंट है उसको हम लोग क्या बोलते हैं, इट इज कॉल्ड टेस्ला। इट इज कॉल्ड टेस्ला। तो हम लोग टेस्ला को टी से डिनोट करते हैं। किससे डिनोट करते हैं, वी डिनोट टेस्ला थ्रू टी। गॉट इट। चलिए, हर्ट्ज, इनमें से किस चीज को हम लोग हर्ट्ज में मेजर करते हैं। तो आपको पता होगा कि हमारा जो फ्रीक्वेंसी है, वी मेजर फ्रीक्वेंसी इन हर्ट्ज। वी मेजर फ्रीक्वेंसी इन हर्ट्ज। ठीक है, तो ये हमारे लिए काफी इंपॉर्टेंट है। चलिए, और फ्रीक्वेंसी का मतलब क्या होता है, फ्रीक्वेंसी का मतलब ये होता है कि नंबर ऑफ पीरियोडिक साइकिल्स, नंबर ऑफ पीरियोडिक साइकिल्स या वाइब्रेशंस। ठीक है, दैट ऑकर पर सेकेंड, दैट ऑकर पर सेकेंड, इसको हम लोग अच्छे से करके जाएंगे। ठीक है, चलिए समझ गए फ्रीक्वेंसी हमारा क्या होता है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 11 देखते हैं। यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट इज।
इलेक्ट्रिक करंट हमने देखा था कि ये वन ऑफ द 7 फिजिकल, हमारा फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी का पार्ट है, फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी का पार्ट है, और इसको हम लोग एम्पियर से डिनोट करते हैं। किसे डिनोट करते हैं? वी डिनोट इट थ्रू एम्पियर। चलिए, बहुत इंपॉर्टेंट है, ये पूछे हुए CT5 बीपीएससी एग्जाम में। द यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिक पावर, इलेक्ट्रिक पावर जो है हम लोग इसको डिनोट करते हैं किससे? वॉट से। किसे डिनोट करते हैं हम लोग इलेक्ट्रिक पावर को? वॉट से, ठीक है। और ये होता है क्या? 1 वॉट इज इक्वल टू क्या होता है? इसको याद रखेंगे, 1 वॉट इज इक्वल टू 1 जूल पर सेकेंड, ठीक है। इसका मतलब ये हुआ कि 1 वाट पावर का मतलब ये है कि 1 जूल एनर्जी अगर हम लोग 1 सेकंड तक लगा रहे हैं तो जितना पावर खर्च हुआ, कंज्यूम हुआ, उसको हम लोग 1 वॉट कहते हैं, ठीक है। इसी से हम लोग इसको कैलकुलेट कर सकते हैं। 1 वाट पावर इज इक्वल टू व्हेन वी अप्लाई 1 जूल ऑफ एनर्जी फॉर 1 सेकेंड, देन द पावर कंज्यूम्ड विल बी कॉल्ड 1 वाट। गॉट इट? चलिए आगे बढ़ते हैं। ओम मीटर इज यूनिट ऑफ, ओम मीटर जो हमारा है ये किसका यूनिट है? ओम मीटर जो हमारा है ये आपको देखने में, अगर आप ओम देखेंगे तो आपको लगेगा रेजिस्टेंस की बात हम लोग कर रहे हैं, लेकिन ओम मीटर जो हमारा है इट इज यूनिट ऑफ रेसिस्टिविटी। ये हमारा रेसिस्टिविटी का यूनिट है। कैसे है देख लेते हैं। फॉर्मूला क्या होता है? R इज इक्वल टू रो L अपॉन ए। R क्या है? रेजिस्टेंस हो गया, R हो गया हमारा रेजिस्टेंस, रो हो गया हमारा रेजिस्टिविटी। अब तो रो इक्वल टू क्या हो जाएगा? रो इक्वल टू R इंटू ए अपॉन L। तो R क्या होता है? R होता है ओम इंटू एरिया का मतलब क्या हो गया? मीटर, सॉरी हाँ मीटर पर सेकेंड, मीटर पर सेकेंड हो गया, L हो गया मीटर, तो इससे से कट जाएगा। तो जो रो हो गया हमारा यानी रेजिस्टिविटी हो गया, रो इक्वल टू क्या हो जाएगा? ओम मीटर। यही हमारा पूछ रहा है कि ओम मीटर जो है किसका यूनिट है? तो हमारा ओम मीटर जो है वो रेजिस्टिविटी का यूनिट है। इसको हम लोग अच्छे से कर लेंगे, ठीक है। ये हमारे 66 बीपीएससी एग्जाम में पूछा गया क्वेश्चन है। चलिए आगे बढ़ते हैं। Which physical quantity is represented by the ratio of momentum and velocity of the body? इसको हम डिराइव कर लेते हैं। रेशियो ऑफ किसका कह रहा? मोमेंटम, मोमेंटम अपॉन वेलोसिटी। मोमेंटम क्या होता है? पीवी, पी इक्वल टू सॉरी पी इक्वल टू एम इंटू वी। मोमेंटम को हम लोग पी से लिखते हैं, तो ये हो गया हमारा एम इंटू वी, वी तो बी से भी कट गया, बचा एम, एम यानी मास। क्लियर है ये चीज कि हमारा ये जो रेशियो है मोमेंटम और वेलोसिटी का, इट डिनोट्स मास। गॉट इट? आगे बढ़ते हैं। Which physical quantity is represented by the ratio of momentum and velocity of the body? ये तो चलिए क्वेश्चन हो गया। Which of the following quantities does not have unit? अब देखिए यहाँ पे क्वेश्चन क्या कह रहा है कि इनमें से किस बॉडी के पास अपना यूनिट नहीं होता है, ठीक है। तो फोर्स का हम लोग को पता है न्यूटन होता है, प्रेशर का पता है हम लोग न्यूटन अपॉन एरिया स्क्वायर होता है, तो वो हम लोग निकालेंगे पास्कल ऐसे बोलते हैं इसको। स्ट्रेस जो होता है वो भी प्रेशर के बराबर ही होता है, तो वो भी प्रेशर वाला ही सेम इसमें लग जाएगा। स्ट्रेन जो हमारा होता है इसका कोई यूनिट नहीं होता है। क्यों? क्योंकि स्ट्रेन का डिफरेंस हम लोग क्या लिखते हैं? डेल्टा एल अपॉन एल, मतलब चेंज इन लेंथ अपॉन लेंथ। अगर किसी चीज को हम लोग खींच दिए तो हो गया स्ट्रेन, तो डेल्टा एल मतलब चेंज इन लेंथ अपॉन लेंथ। इसको हम लोग जब सबमिट करेंगे तो एल एल कट जाएगा, तो ये यूनिट लेस हो गया हमारा स्ट्रेन। ध्यान रखेंगे आप लोग।
ठीक है, ये हमारा जो स्ट्रेन है वो यूनिटलेस हो जाएगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। फोर्स इज द प्रोडक्ट ऑफ, तो फोर्स हम लोग क्या लिखते हैं, एफ इजिकल टू एम डॉट ए, तो मास एंड एक्सेलरेशन, मास एंड एक्सेलरेशन। ठीक है, चलिए व्हाट इज द करेक्ट फॉर्मूला टू फाइंड एक्सेलरेशन। ठीक है, तो करेक्ट फॉर्मूला हमारा एक्सेलरेशन फाइंड करने का, हमारे पास फॉर्मूला क्या है, v इज इक्वल टू यू प्लस ए टी। हम लोग को a निकालना है, ए टी इज इक्वल टू वी माइनस यू, ए इज इक्वल टू वी माइनस यू अपॉन टी। ये कहाँ दिख रहा है हम लोग को, ये दिख रहा है यहाँ पे, काफी इजी है, बस आपको फॉर्मूला याद होना चाहिए। अगर आपको फॉर्मूला याद है आप बहुत आसानी से इस चीज को डिराइव कर सकते हैं। ठीक है, चलिए विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज अ स्केलर क्वांटिटी, इनमें से कौन सा एक हमारा जो है वो स्केलर क्वांटिटी को डिनोट करता है। तो फोर्स हमारा वेक्टर क्वांटिटी है, इसमें बोथ यूनिट और डायरेक्शन दोनों है, वेलोसिटी भी हमारा वेक्टर है, एक्सेलरेशन भी वेक्टर है, प्रेशर एकमात्र हमारा है जो स्केलर क्वांटिटी है, प्रेशर इज अ स्केलर क्वांटिटी। इनमें से कौन सा वेक्टर क्वांटिटी नहीं है, इसका मतलब इसमें से कौन सा स्केलर है, इसमें से कौन सा स्केलर है, तो ये वेक्टर है, ये भी वेक्टर है, वेलोसिटी भी वेक्टर है, वॉल्यूम हमारा स्केलर क्वांटिटी हो जाएगा। करंट डेंसिटी, अब देखिए करंट डेंसिटी को हम लोग किससे नोट करते हैं, जे से, किससे करते हैं, जे से, जे इज इक्वल टू आई अपॉन ए, मतलब करंट डेंसिटी का मतलब क्या होता है कि करंट अप्लाइड अपॉन उस एरिया पे। तो ये हमारा एक वेक्टर क्वांटिटी है, तो ध्यान रखेंगे करंट जो है, इलेक्ट्रिक करंट, ये हमारा स्केलर क्वांटिटी है, लेकिन करंट डेंसिटी जो हमारा है ये हमारा वेक्टर क्वांटिटी है, इसको ध्यान रखेंगे। इसका फॉर्मूला होता है J इज इक्वल टू आई अपॉन ए। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। विच मीटर यूज टू मेजर द डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय व्हीकल। ठीक है, तो वो डिस्टेंस ट्रेवल बाय जब व्हीकल हो गया वो हम लोग मेजर करते हैं किससे, ओडोमीटर से, इससे हम लोग मेजर करते हैं डिस्टेंस ट्रेवल्ड। स्पीडोमीटर से हम लोग स्पीड मेजर करते हैं, एमीटर से हम लोग करंट मेजर करते हैं। ठीक है, चलिए आगे देखिए, विच इंस्ट्रूमेंट इज यूज टू मेजर ह्यूमिडिटी। तो ह्यूमिडिटी को मेजर करने का हमारा इंस्ट्रूमेंट क्या है, इसको हम लोग कहते हैं हाइग्रोमीटर। तो हाइग्रोमीटर हम लोग यूज करते हैं टू मेजर ह्यूमिडिटी। ठीक है, चलिए मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट्स एंड स्केल्स, सोनार टेक्नोलॉजी यूजेज। तो जब भी हम लोग बात करेंगे सोनार की, तो सोनार में साउंड वेव का हम लोग इस्तेमाल करते हैं, वो भी कौन सा, अल्ट्रासोनिक साउंड वेव। ठीक है, तो ध्यान रखेंगे कि हम लोग जब भी सोनार की बात करेंगे अल्ट्रासोनिक साउंड वेव हम लोग यूज करेंगे। ठीक है, चलिए इस, तो यहाँ पे ऑप्शन हो जाएगा हमारा नन ऑफ द अबव। द डिवाइस टू मेजर इलेक्ट्रिक करंट इज, इलेक्ट्रिक करंट को हम लोग मेजर करते हैं एमीटर से, पोटेंशियोमीटर से हम लोग पोटेंशियल ईएमएफ जिसको बोलते हैं हम लोग, ईएमएफ, ईएमएफ को मेजर करते हैं, वोल्टमीटर से पोटेंशियल डिफरेंस मेजर करते हैं हम लोग। ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट यूज टू व्यू एक्सट्रीमली स्मॉल ऑब्जेक्ट्स, तो एक्सट्रीमली स्मॉल ऑब्जेक्ट्स को हम लोग देखते हैं किससे,
ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट यूज्ड टू बी एक्सट्रीमली स्मॉल ऑब्जेक्ट्स इज माइक्रोस्कोप। ठीक है, तो माइक्रोस्कोप की हेल्प से हम लोग बहुत छोटा चीज को आराम से हम लोग देख सकते हैं। ठीक है, तो ये क्लियर हो गया। चलिए आगे बढ़ते हैं। ऑडियोमीटर, व्हाट डज एन ऑडियोमीटर मेजर? तो ऑडियोमीटर जो हमारा है बेसिकली ये किसको मेजर करता है? ये मेजर करता है हमारे साउंड के इंटेंसिटी को। एटमॉस्फेरिक प्रेशर को बैरोमीटर मेजर करता है। ठीक है, चलिए। टाइम इज मेजर्ड इन अ क्लॉक बाय, तो टाइम को एक क्लॉक में कौन मेजर करता है? इट इज मेजर्ड बाय अ क्वार्ट्ज क्रिस्टल। इसको ध्यान रखेंगे, क्वार्ट्ज कंपनी की घड़ी भी आती है, तो क्वार्ट्ज क्रिस्टल जो होता है ये इसको मेजर करता है। और किस पे काम करता है? पीजो इलेक्ट्रिक इफेक्ट पे, पीजो इलेक्ट्रिक इफेक्ट पे ये काम करता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। 1 ज़ेप्टो इज इक्वल टू, तो 1 ज़ेप्टो जो हमारा होता है इट इज इक्वल टू 10 पावर माइनस 21। क्या होता है? 10 टू द पावर माइनस 21। 1 ज़ेप्टो इज इक्वल टू 10 पावर माइनस 21। काफी इंपॉर्टेंट है, कई बार पूछ देता है इसके बारे में। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। 1 माइक्रोन, जब भी हम लोग माइक्रोन की बात करते हैं तो ये हो जाएगा 1 टू पावर 1000। ठीक है, 1 पावर 1000। बेसिकली हम लोग सिंपल भाषा में इसको लिखते हैं 1 माइक्रोन इज इक्वल टू 10 पावर माइनस 6 मीटर। ये आप याद रखिए, अगर आपको ये याद रहेगा तो आप इससे आराम से इसको डिराइव कर सकते हैं। ठीक है, अगर हम लोग मिलीमीटर में कन्वर्ट करेंगे इसको, तो मिलीमीटर में कन्वर्ट करने के लिए इसमें हम लोग 1000 मल्टीप्लाई कर देंगे, तो क्या हो जाएगा? ये 10 पावर माइनस 3 मिलीमीटर। इसको हम लोग कैसे लिख सकते हैं? 1/1000 मिलीमीटर। यही यहाँ पे लिखा गया है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। डिस्टेंस ऑफ 1 किलोमीटर मीन्स, ये हमारा डिस्टेंस ऑफ 1 किलोमीटर इज इक्वल टू 1000 मीटर। काफी इजी क्वेश्चन है। करंट डेंसिटी हमने देख लिया, वेक्टर क्वांटिटी है। द टाइम पीरियड ऑफ पेंडुलम क्लॉक इज, जब भी हम लोग पेंडुलम क्लॉक की बात करते हैं तो इसका टाइम पीरियड हमेशा क्या होगा? इट विल बी 2 सेकेंड। अगर हम लोग एक पेंडुलम क्लॉक की बात करें तो टाइम पीरियड विल बी कि जब ये यहाँ से मोशन करके यहाँ जाए, ठीक है, और वापस से मोशन करके यहाँ आए, इस पूरे पीरियड में लग जाएगा हम लोग को 2 सेकेंड्स। ठीक है, चलिए इनमें से किस फॉलोइंग इज अ स्केलर क्वांटिटी? तुम लोगों को पता है क्वेश्चन रिपीट हो गया, ये क्वेश्चन ये होगा स्केलर। विद द फॉलोइंग मेक्स यूज ऑफ न्यूटन्स थर्ड लॉ ऑफ मोशन। ठीक है, तो थर्ड लॉ ऑफ मोशन हम लोग का आर्चरी का भी इस्तेमाल होता है, स्पेस रॉकेट भी यूज करता है, वेंट्रीमीटर भी यूज करता है, तो ये हमारा हो जाएगा मोर देन वन ऑफ दी अबव। ठीक है, और थर्ड लॉ ऑफ क्या कहता है हमारा कि every action has an equal and opposite reaction. श्रिलनेस ऑफ साउंड, तो श्रिलनेस ऑफ साउंड जो हमारा होता है ये डिटरमाइन करता है कौन, किस चीज को? तो श्रिलनेस जो हमारा होता है ये जब भी डिटरमाइन होगा तो ये होगा हमारे फ्रीक्वेंसी से, फ्रीक्वेंसी से। एम्पलीट्यूड से हमारा लाउडनेस ऑफ साउंड हम लोग पकड़ते हैं, लाउडनेस ऑफ साउंड को कैच करते हैं। ठीक है, अकॉर्डिंग टू न्यूटन्स लॉ सेकंड लॉ ऑफ मोशन द एक्सेलरेशन ऑफ ऑब्जेक्ट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू, तो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू व्हाट?
नेगेटिव वेलोसिटी तो फोर्स एक्टिंग ऑन द ऑब्जेक्ट। तो सेकेंड लॉ ऑफ मोशन हमारा क्या कहता है कि एक्सेलरेशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू फोर्स एक्टिंग अपॉन दिस। तो इसका मतलब यहाँ पे एक कांस्टेंट है, इन दोनों वैल्यू में एक कांस्टेंट है, वो हो जाएगा हमारा m। एक्सेलरेशन विथ m विल गिव अस फोर्स, तो फोर्स का वैल्यू हो गया m डॉट a। तो यही हमारा सेकेंड लॉ ऑफ मोशन डिराइव करता है फोर्स के फॉर्मूला को, ठीक है। इट विल द फोर्स एक्टिंग ऑन द ऑब्जेक्ट। द वर्किंग प्रिंसिपल ऑफ वॉशिंग मशीन, ये हो जाएगा हमारा सेंट्रीफ्यूगेशन। सेंट्रीफ्यूगल फोर्स कैसे काम करता है, जैसे हमारा ये एक सर्कुलर कोई बॉडी है, जब भी उसे फोर्स अप्लाई होगा तो वो बाहर की तरफ अप्लाई होगा, मतलब हमारे रेडियस से वो हमेशा 90 डिग्री पे रहेगा। ध्यान देने वाली बात है कि रेडियस से हमेशा वो 90 डिग्री पे रहेगा, मतलब वो बाहर की ओर फेंकेगा। तो वॉशिंग मशीन में क्या है, ये बाहर की ओर फेंकता है, तो जो भी हमारा जो वाटर से जब उसको वॉश करते हैं, जब भी हमारा जो भी डर्ट है वो सब बाहर की ओर निकल जाता है। A goalkeeper in a game of football pulls his hand backward after holding the ball from the goal. This enables the goalkeeper to decrease the rate of change of momentum. ठीक है, ये क्या करता है, जब से गोलकीपर जब बॉल को पकड़ता है तो हाथ को पीछे करता है, ताकि उस बॉल के फोर्स के साथ वो मोमेंटम को स्लो कर दे, नहीं तो उसके हाथ में वो चोट लग सकता है, ही कुड बी हर्ट। ये अच्छा क्वेश्चन है। सेंट्रीपिटल फोर्स इज रिस्पॉन्सिबल फॉर कीप द बॉडी मूविंग अलोंग द सर्कुलर पाथ। कीप द बॉडी मूविंग अलोंग द सर्कुलर पाथ। क्यों? अब देखिए सेंट्रीपिटल फोर्स कैसे काम करता है। सेंट्रीपिटल फोर्स जो है वो काम करता है, आपको सेंटर की तरफ अट्रैक्ट करता है, ठीक है। जैसे आपका सेंट्रीपिटल फोर्स है, ये रेडियस अगर हो गया तो वो फोर्स को इनवर्ड्स वो सेंट्रीपिटल फोर्स काम करता है, जो सेंटर की तरफ बांध के रखता है, ठीक है। जैसे मान लीजिए कि हम लोग इसको दोनों फोर्स को साथ में मेजर करते हैं। ये हमारा सर्कल हो गया, ये हमारा सर्कल हो गया, ये रेडियस हो गया, ये बॉडी हो गया, ठीक है, बॉडी यहाँ पे है। अब देखिए ये हो गया हमारा सेंट्रीफ्यूगल फोर्स, ठीक है। ये एक फोर्स यहाँ पे लगेगा इसके तरफ, ये हो जाएगा हमारा सेंट्रीपिटल फोर्स, और इन दोनों का जो रिजल्टेंट होगा, मतलब एक जो इसको इधर खींचेगा, एक इसको अंदर की तरफ खींचेगा, तो उसका रिजल्टेंट कहीं बीच में निकलेगा। तो यही रिजल्टेंट पे जो पार्टिकल लगातार मोशन करते रहता है, ठीक है। यहां आएगा तो यहां से ऐसे, 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 लगातार यही पार्टिकल को मोशन करा। तो मतलब सर्कुलर पाथ पे जो कोई पार्टिकल मोशन कर रहा है, इसका मतलब सेंट्रीपिटल सेंटर की तरफ फोर्स कर रहा है, सेंट्रीफ्यूगल बाहर की तरफ फोर्स कर रहा है, और दोनों का जो रिजल्टेंट है वो उसको सर्कुलर पाथ पे मेंटेन किए हुए है, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। द फॉलोइंग एनर्जी चेंजेस इन्वॉल्व फ्रिक्शनल फोर्स। इसमें से किस एनर्जी चेंज में हम लोग को फ्रिक्शनल फोर्स दिखाई देता है? तो काइनेटिक एनर्जी का मतलब क्या है? मोशन, मतलब कोई चीज मोशन में है। और हीट एनर्जी इसका मतलब कि हम उसमें ब्रेक्स अप्लाई कर रहे हैं, और ब्रेक्स में फ्रिक्शन हो रहा है, इससे क्या हो रहा है, हीट निकल रहा है। तो ये हो जाएगा हमारा काइनेटिक एनर्जी टू हीट एनर्जी, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। A bus is moving alongside a straight path, सीधे रास्ते पे जा रहा है, and takes a sharp turn right side। चलिए हमने लेफ्ट साइड टर्न ले लिया, चलिए जा रहा है और अचानक से राइट टर्न ले लिया। पैसेंजर इन द बस विल बेंड टुवर्ड द लेफ्ट साइड। क्यों ऐसा होगा, अब बताइए ऐसा क्यों होगा? ऐसा होगा क्योंकि हमारा जो लॉ ऑफ इनर्शिया है
वो यहाँ पे अप्लाई हो रहा है। जो लॉ ऑफ इनर्शिया है वो हमारा यहाँ पे अप्लाई हो रहा है। ठीक है, क्या कहता है कि जो बॉडी अगर रेस्ट में है तो रेस्ट में, मोशन में है तो मोशन में अपना स्टेशनरी जो सिचुएशन को मेंटेन रखेगी, तो बॉडी ठीक है। अब बस यहाँ से राइड हो रही पर बॉडी चाहिए कि हम इसी पाथ पे ट्रेवल करें, तो वो एक फोर्स यहाँ लगा, एक फोर्स यहाँ लगा, इसका रिजल्टेंट क्या होगा, वो बीच में इधर कहीं लगे, मतलब वो बाएं की तरफ झुकेंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं। फॉर अ बॉडी मूविंग विथ कांस्टेंट स्पीड इन अ हॉरिजॉन्टल सर्किल द फॉलोइंग रिमेंस कांस्टेंट। ठीक है, तो वेलोसिटी चेंज करेगा क्योंकि डायरेक्शन चेंज कर रहा है, एक्सेलरेशन चेंज करेगा, चूंकि ये चेंज कर रहा है तो ये भी, इसका फॉर्मूला क्या होता है, हाफ mv², तो ये भी चेंज करेगा, तो हमारा सेंट्रीपिटल फोर्स जो है वो हमेशा कांस्टेंट रहेगा। क्या रहेगा, हमारा जो सेंट्रीपिटल फोर्स है चलिए इस तरीके से हम लोग को ट्राई करना है क्वेश्चंस को एलिमिनेट करने के लिए। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। If the force is expressed in newtons and distance in meter, then work done will be expressed at, फोर्स को हम लोग को लिखना है न्यूटन और डिस्टेंस को लिखना है मीटर। वर्क डन हमारा क्या होता है, फोर्स इन डिस्टेंस यानी न्यूटन इंटू मीटर, तो हम लोग उसको कैसे एक्सप्रेस कर सकते हैं, तो वर्क हो जाएगा हमारा जूल, वर्क हो जाएगा हमारा जूल। चलिए when we apply a force of 200 newton on a wooden box and push it on the floor at constant velocity, the marginal frictional force will be, अब देखते हैं इसको। एक फ्लोर है, उस पे हमारा एक वुडन बॉक्स है जो 200 kg का है, नहीं 200 kg का नहीं, इसको हम लोग फिर से देखते हैं क्या है। एक हमारा हॉरिजॉन्टल फ्लोर है, उस पर वुडन बॉक्स रखा हुआ है। ठीक है, हम उस पर फोर्स अप्लाई कर रहे हैं 200 न्यूटन का, हम उस पर 200 न्यूटन का फोर्स अप्लाई कर रहे हैं। ठीक है, और ये एक कांस्टेंट वेलोसिटी के साथ उस पर बढ़ रहा है। ठीक है, द मार्जिनल फ्रिक्शनल फोर्स विल बी, तो मार्जिनल फ्रिक्शनल फोर्स हमारा क्या होगा बताइए। इस केस में जो हमारा मार्जिनल फ्रिक्शनल फोर्स होगा वो हमारे इस फोर्स के बराबर होगा, तभी जो वेलोसिटी है वो हमारा एक कांस्टेंट स्पीड पे चल रहा है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। A pair of oxen exerts a force of 140 newtons while plowing the field. The field plow is 50 meters long. The work done in plowing the length of the field is, बेसिकली हम लोग इस केस में क्या करेंगे, वर्क डन का फॉर्मूला हमारा क्या होता है, फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट। फोर्स 140 न्यूटन है इंटू 15 मीटर, 2100 जूल इसका आंसर हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 17 देखते हैं। If the mass of a car is 1500 kg, what work must be done to increase the velocity of the car from 30 km per hour to 60 km per hour? अब देखिए, तो पहले हम लोग इसको चेंज करेंगे,
v1 हमारा क्या है 30 किलोमीटर पर आवर है, इसको हम लोग चेंज करेंगे मीटर पर सेकंड में, तो मल्टीप्लाई करेंगे इससे 5/18 से, तो हमारा क्या हो जाएगा 30 × 5/18, तो ये हमारा हो जाएगा 25/3 मीटर पर सेकंड है। हम लोग इसको बढ़ा कितना ले जाना है 60 पे, यानी कि ये हमारा हो जाएगा 50/3 मीटर पर सेकंड, ये हमारा हो जाएगा। ठीक है, और वर्क एनर्जी थ्योरम हमारा क्या कहता है, वर्क एनर्जी थ्योरम जो हमारा क्या कहता है, उसका फॉर्मूला क्या होता है, वर्क डन इज इक्वल टू चेंज इन काइनेटिक एनर्जी। तो काइनेटिक एनर्जी क्या होता है, हाफ mv²। तो हम लोग इसको जब मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हमारा फॉर्मूला क्या हो जाएगा, हाफ m तो 1500 kg है, हाफ इंटू 1500 kg इंटू 50/3 माइनस हाफ इंटू 1500 इंटू 25/3। इसको जब इक्वेट करेंगे तो ये हो जाएगा 750, इसका स्क्वायर है, इंटू 50/3 का स्क्वायर माइनस 25/3 का स्क्वायर। इसको जब फर्दर इक्वेट करेंगे तो लगभग ये आएगा 156,250 जूल। ठीक है, चलिए a truck starts from rest down a hill, the constant acceleration it achieves 400 meters in 20 seconds. If the weight of the truck is 7 ton, what will be the force acting upon it? ठीक है, तो ये जो फोर्स हमारा है वो देख लेते हैं क्या होता है। अब देखिए, हम लोग को यहाँ पे निकालना है सबसे पहले एक्सेलरेशन, क्योंकि हम लोग को फोर्स निकालना है। तो फोर्स का फॉर्मूला होता है मास इनटू एक्सेलरेशन। तो हम लोग को ये निकालना है, हम लोग को ये पता है, ये हम लोग निकाल लेंगे। इसका फॉर्मूला क्या होता है, हम लोग के पास जो इक्वेशन थर्ड लॉ जो हमारा मोशन इक्वेशन का सेकंड लॉ क्या है, वो हमारा है एस इक्वल टू यूटी प्लस हाफ एटी स्क्वायर, क्योंकि यहाँ पे इनिशियल वेलोसिटी दिया हुआ है कि रेस्ट से स्टार्ट हुआ है। ठीक है, और डिस्टेंस हमारा दे दिया है कि 400 मीटर ये जाता है। ठीक है, यू हमारा क्या है 0 है, तो यूटी ये 0 हो गया, हाफ इंटू ए, टाइम कितना दिया 20 सेकंड, 20 सेकंड का स्क्वायर कितना हो गया 400। ठीक है, तो ये हो गया 400 कट गया, ए का वैल्यू कितना हो गया 2 मीटर पर सेकेंड, ए का वैल्यू हमारा हो गया, ए निकल गया। अब देखिए फोर्स निकालते हैं, एफ इजिकल टू एम इंटू ए, मास हमारा कितना है, मास हमारा दिया हुआ है 7 टन, यानी 7000 kg इंटू 2, एक्सेलरेशन 2 मीटर पर सेकेंड, ये हो गया 14,000 न्यूटन। ये आपको देख करके आपको लगेगा कि बहुत लेंदी है, बहुत लंबा है, लेकिन अगर आप इसको इक्वेट करेंगे तो बहुत आसानी से ये निकल जाएगा। ठीक है, चलिए, द वेट ऑफ एन ऑब्जेक्ट व्हेन मेजर्ड ऑन द अर्थ सरफेस इज 100 न्यूटन। ठीक है, अर्थ की सरफेस पे इसका वेट 100 न्यूटन है। व्हाट विल बी इट्स वेट व्हेन मेजर्ड ऑन द मून सरफेस। तो सिंपली आप इसको 6 से डिवाइड कर दीजिए, क्योंकि पता है कि ग्रेविटेशनल फोर्स ऑफ मून इज इक्वल टू 1/6 ऑफ फोर्स ऑफ अर्थ, तो 100/6, ये हमारा क्या हो जाएगा लगभग 16.7 न्यूटन के बराबर इसका वैल्यू निकल करके आएगा। ठीक है, चलिए, इफ द स्पिनिंग स्पीड ऑफ द अर्थ इंक्रीजेस देन वेट ऑफ द बॉडी ऑफ द इक्वेटर इज, ये घट जाएगा। कैसे घटेगा,
अब आप खुद इमेजिन कीजिए कि ये हमारा अर्थ है और ये इसका इक्वेटर है। अब आप जब इक्वेटर पे रह रहे हो और इसका स्पीड बढ़ रहा है, इसका मतलब यहाँ पे जो सेंट्रीफ्यूगल फोर्स है ज़्यादा लगेगा, तो बाहर की ओर धक्का ज़्यादा देगा। तो इस केस में हमारा जो जी है, इक्विवेलेंट जी, वो घट जाएगा, और ग्रेविटेशनल फोर्स घटेगा, इसका मतलब मास जो हमारा है वो, मास तो वही रहेगा, वेट हमारा, सॉरी, मास तो वही रहेगा, वेट हमारा घट जाएगा। चलिए, टू ऑब्जेक्ट्स ऑफ डिफरेंट मास फॉलिंग फ्रीली नियर द सरफेस ऑफ मून वुड, इस केस में क्या होगा, हैव सेम वेलोसिटी एंड डिस्टेंस। बिल्कुल दोनों, चाहे वो बड़ा हो या छोटा हो, दोनों साथ साथ गिरेंगे सेम वेलोसिटी के साथ, क्योंकि वहां पे किसी भी तरीके का एयर रेसिस्टेंस नहीं है। क्या नहीं है? एयर रेजिस्टेंस नहीं है। ठीक है, एटमोस्फेयर नहीं है तो एयर रेजिस्टेंस नहीं है, तो वहां पे हमारा कोई तरह का एयर रेजिस्टेंस नहीं है। डिस्टेंस बिटवीन द टू ऑब्जेक्ट्स इज डबल्ड, व्हाट हैपेंस टू ग्रेविटेशनल फोर्स बिटवीन देम। बिल्कुल इसको सिंपल तरीके से हम लोग F इज इक्वल टू जी m1 m2 अपॉन आर स्क्वायर। डिस्टेंस को डबल कर देंगे तो यहाँ पे 2r हो जाएगा। F1 ये हो गया, F2 जी m1 m2 अपॉन, डिस्टेंस डबल है ना, 2r का स्क्वायर। ठीक है, तो ग्रेविटेशनल फोर्स का यानी क्या डिफरेंस रहेगा, यानी आर स्क्वायर अपॉन 2r स्क्वायर, 2r स्क्वायर यानी 2r स्क्वायर होल है, आर स्क्वायर अपॉन 4r स्क्वायर। तो ग्रेविटेशनल फोर्स उससे कम हो जाएगा। ठीक है, तो ये हो जाएगा, इट बिकम्स 1/4, 1/4, 1/4 हो जाएगा, क्योंकि ये यहाँ पे डिस्टेंस बढ़ गया और ये घट जाएगा, ये घट जाएगा। क्या होगा, ये हमारा घट जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। When a film of soap appears on water during the day, it shows beautiful colors. The reason for this phenomenon is, तो जब भी इस तरह का कुछ दिखे और सोप दिखे, तो आप समझिएगा ये इंटरफेरेंस ऑफ लाइट के चलते ये पॉसिबल हो पा रहा है। किसके चलते पॉसिबल हो पा रहा है? इंटरफेरेंस ऑफ लाइट के चलते पॉसिबल हो पा रहा है। ठीक है, चलिए, यू आर स्टैंडिंग इन एलिवेटर, द फोर्स एक्सर्टेड बाय योर वेट ऑन द फ्लोर ऑफ द एलिवेटर इज, क्या? तो इस केस में हमारा बी सही होगा, विल बी 0 व्हेन द लिफ्ट कम्स डाउन विथ अ एक्सेलरेशन ऑफ 9.8। ये इसको हम लोग क्या कहते हैं, ये फ्री फॉल हो जाएगा। मतलब अगर ग्रेविटेशनल फोर्स के स्पीड के हिसाब से हम नीचे गिर रहे, इसका मतलब हमारा फ्री फॉल हो रहा है, और उस केस में हमारा जो वेट रहेगा वो क्या हो जाता है, 0 हो जाएगा। A piece of ice is floating in a beaker containing water up to its brim. When the whole ice melts, इस केस में जो हमारा वाटर लेवल है ये चेंज नहीं होगा। ठीक है, इस मान लीजिए बीकर है, ठीक है, इसमें आइस है भरा हुआ और पानी ऊपर तक भरा हुआ है, आइस मेल्ट होगा तब भी सेम वॉल्यूम रहेगा। आर्किमिडीज प्रिंसिपल, ड्यू टू आर्किमिडीज प्रिंसिपल, कि जब आइस उस बीकर में गया तो उसी सेम मास के वाटर को वो डिस्प्लेस करता है।
जितना जगह वो आइस रखेगा उतना सेम जगह में ही वो मेल्ट होने के बाद भी रहेगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़िए। स्फेरिकल फॉर्म ऑफ रेन ड्रॉप ड्यू टू सरफेस टेंशन, याद रखिए इसको। द हाईएस्ट विस्कोसिटी, सबसे ज्यादा विस्कोसिटी हमारा इस समय से किसका होता है हनी का होता है। किसका होता है? हनी का। द विजिबल रेंज ऑफ सोलर रेडिएशन इज हमारा ये हो जाएगा 400 से 700 nm। इनमें से हम लोग को सही स्टेटमेंट को चुनना है। चलिए इसको चुन लेते हैं। वेवलेंथ ऑफ रेड लाइट इज लेस लॉन्ग मोर देन वायलेट लाइट, सही है। सबसे कम इसका होता है, ये गलत है, भी गलत है। तो रेड लाइट जो हमारा है इसका वेवलेंथ सबसे ज्यादा होता है। ठीक है, ये हो गया रेड, ऑरेंज, येलो, ग्रीन, ब्लू, इंडिगो, वॉयलेट। रेड हाईएस्ट वेवलेंथ, क्या होता है हमारा? हाईएस्ट वेवलेंथ और लोएस्ट फ्रीक्वेंसी। ठीक है, वॉयलेट हमारा हो जाएगा हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी लोएस्ट वेवलेंथ। लाइट मेड ऑफ 7 कलर्स, व्हाट इज द मेथड ऑफ सेपरेटिंग द कलर्स? तो हम लोग इसको किससे सेपरेट कर सकते हैं? तो हम लोग इसको एक प्रिज्म से सेपरेट कर सकते हैं। अगर ये प्रिज्म है, ठीक है, लाइट रे अगर आता है तो यहां से ये निकलेगा, ऐसे करके निकलेगा। ठीक है, अलग अलग कलर में निकलेगा, वो जो हमारा कलर है उस हिसाब से ये निकलेगा। और डिफ्लेक्शन जो यहाँ पे हो रहा है, यहाँ भी ध्यान रखेंगे आप, रेड में लीस्ट डिफ्लेक्शन होगा और वर्ल्ड में सबसे ज्यादा डिफ्लेक्शन होगा, हाईएस्ट डिफ्लेक्शन। A beam of light was a beam of blue light was used to obtain diffraction pattern using a diffraction grating. If yellow light is used by reflecting the blue light, उस केस में क्या होगा? Diffraction pattern becomes broader and farther apart. The phenomenon of sky appears blue. तो sky जो appears blue होता है वो किसके चलते होता है? Due to a scattering of light. Twinkling of stars during the night can be explained by, तो रात को जो स्टार्स ट्विंकल करते हैं ये बेसिकली रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट, क्योंकि ये मान लीजिए स्टार है, ये ऑब्जर्वर है, तो यहां से यहां जो हमारा जो रेज आएगा इसके बीच में कई सारे अलग अलग मटेरियल्स हैं, तो उसके थ्रू ये रिफ्लेक्ट होकर के जाएगा, तो ये हम लोग को ट्विंकल करता हुआ नजर आता है। फोकल लेंथ ऑफ अ कन्वेक्स लेंस इज 10 सेंटीमीटर। ऑन इमर्सिंग इन वाटर इट विल अट्रैक्ट, तो कन्वेक्स लेंस को हम लोग वाटर में इन्वर्स करेंगे तो ये कनकेव लेंस की तरह काम करेगा। ठीक है, ये हम लोग को पता है। ठीक है, तो उस केस में क्या हो जाएगा? ये उस केस में इट विल वर्क लाइक कन्वेक्स लेंस ऑफ फोकल लेंथ ग्रेटर देन 10 सेंटीमीटर। ठीक है, चलिए। द विजन डिफेक्ट नियर साइटेडनेस इज नोन एज, तो नियर साइटेडनेस जो हमारा होता है इसमें हम लोग को
हम लोग उसको क्या कहते हैं? इट इज कॉल्ड मायोपिया। हम लोग उसको क्या कहते हैं? हम लोग कहते हैं उसको मायोपिया। ठीक है, तो यहाँ पे नहीं दिया हुआ, नो दिया हुआ। तो नियर साइटलेस का मतलब क्या है कि उनको केवल नजदीक का दिख रहा है, दूर का नहीं दिख रहा है। इसको हम लोग कैसे करेक्ट करेंगे? तो मायोपिया को करेक्ट करने के लिए हम लोग क्या लगाते हैं? हम लोग लगाते हैं एक कनकेव लेंस, जो उसको फर्दर इनलार्ज कर देता है। ठीक है, देख लेते हैं अगला क्वेश्चन हमारा। नियर साइटेडनेस मतलब हो गया मायोपिया, और इसमें क्या होता है? हम लोग को नजदीक का दिखता है पर दूर का नहीं दिखता है। तो उसको कैसे करेक्ट करेंगे? मान लीजिए कि ये हमारा आई लेंस है, ठीक है, ये हमारा रेटिना है, इमेज यही बन जा रहा है। तो इसको करेक्ट करने के लिए हम लोग एक कनकेव लेंस लगा देंगे। तब क्या होगा? तब जो हमारा तब जो हमारा लाइट रे जाएगा वो डाइवर्ज होकर के रेटिना पे इमेज बनाएगा। ठीक है, इसीलिए वी विल यूज कनकेव लेंस। ठीक है, चलिए। What is the defect of vision in which a person cannot see distant objects clearly but see nearby objects clearly? इसी को हम लोग क्या कहते हैं? मायोपिया। इसको हम लोग कहते हैं नियर साइटेडनेस। हिंदी में कहते हैं दूरदृष्टि दोष। नियर बाय ऑब्जेक्ट्स को हम लोग आराम से देख सकते हैं, और जो डिस्टेंट ऑब्जेक्ट्स उसको हम लोग नहीं देख सकते। चलिए, if the image formed by concave mirror is real, inverted into the same size as the object, the position of object should be, ये हो जाएगा सेंटर ऑफ कर्वेचर पे। कब वो कहाँ हो जाएगा? सेंटर ऑफ कर्वेचर पे। देख लेते हैं, ये हमारा हो गया कनकेव मिरर, ठीक है, तो हम लोग क्लियरली देख लेते हैं। चलिए, क्वेश्चन क्या कह रहा था हमारा कि एक हमारा, इसको क्लियरली हम बना लेते हैं जहां पे अच्छे से आपको दिखाई दे। चलिए, यहां बना लेते हैं। एक हमारा कनकेव मिरर है, ठीक है, the image formed by a concave mirror is real, inverted and of the same size that the object, the position of the object should be। अब देखिए, ये हमारा फोकस हो गया, ठीक है, फोकस हो गया। ये हमारा सेंटर ऑफ कर्वेचर, इसको हम लोग आर रेडियस कहते हैं। तो अगर ऑब्जेक्ट यहां पे है तो इस केस में क्या बन रहा है? सेंटर ऑफ कर्वेचर इमेज बन रहा है, और रियल है, रियल इमेज है। इन्वर्टेड मतलब उल्टा है, और सेम साइज का है। ध्यान रखेंगे कि कनकेव मिरर में रियल इमेज यानी रियल इमेज मिरर के सामने बनेगा, इन्वर्टेड यानी उल्टा बनेगा, और सेम साइज का बनेगा कहाँ? सेंटर ऑफ कर्वेचर बनेगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला, as the diameter of the objective lens of a telescope increases, the resolution of the telescope, जैसे ही उसका डायमीटर बढ़ेगा तो उसका रेजोल्यूशन भी काफी अच्छे तरीके से इट वुड इंक्रीज।
पावर ऑफ ग्लास lenses प्लस 2 डायोप्टर्स, इट्स फोकल लेंथ विल बी। तो फॉर्मूला हमारे पास क्या है, P इज इक्वल टू फोकल लेंथ हमारा क्या होता है 1 अपॉन पावर, ठीक है। तो 1/2 मीटर यानी क्या हो जाएगा, ये इसको फोकल लेंथ में कन्वर्ट करेंगे तो ये हो जाएगा हमारा 0.5 मीटर यानी 50 सेंटीमीटर। हम लोग सोलर फर्नेस में क्या यूज करते हैं, कनकेव मिरर। इससे क्या होता है कि बड़ा बड़ा जो पैरेलल रे है वो उसको हम लोग एक ही फोकल पॉइंट पे हम लोग कंसंट्रेट कर सकते हैं टू जनरेट हाई हीट। चलिए, द फोकल डिस्टेंस ऑफ प्लेन मिरर इज, ये हो जाएगा हमारा इंफिनिटी। In a barber shop, two plane mirrors are placed parallel to each other, ठीक है, और इसमें हम लोग को इनफाइनाइट इमेजेस दिखता है। इन बिग शोरूम्स एंड डिपार्टमेंट स्टोर द विजिलेंस मिरर इज यूज्ड एज, तो विजिलेंस मिरर जो होता है वो होता है कन्वेक्स मिरर, क्योंकि इसका लार्ज फील्ड व्यू होता है, ठीक है, लार्ज फील्ड व्यू होता है। रीडिंग ग्लासेस आर मेड फ्रॉम, रीडिंग ग्लासेस जो हमारा होता है वो होता है कौन सा लेंस होता है, तो कन्वेक्स लेंस। A person standing in front of a mirror finds an image bigger than himself. This implies the mirror is concave. क्योंकि concave में अगर आप फोकस से मिरर के बीच में अगर हैं तो वर्चुअल, इरेक्ट और इनलार्ज इमेज बनेगा, ध्यान रखिएगा आप इसको, ठीक है। मैग्नीफाइंग ग्लास में हम लोग कौन सा यूज कर सकते हैं, कन्वेक्स लेंस को हम यूज कर सकते हैं मैग्नीफाइंग ग्लास में, याद रखेंगे इसको, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। एनर्जी कंज्यूम्ड इन होम इज 250 यूनिट्स, द टोटल एनर्जी इन जूल विल बी, वी विल नाउ कैलकुलेट इट, ठीक है। तो एक जो हमारा कमर्शियल यूनिट जो होता है, एक यूनिट, इट इज A1 किलोवाट आवर which is equal to 3 10 power 6 joules। तो इसको मल्टीप्लाई कर देंगे 250 से, 3.6, तो बेसिकली हमारा लास्ट इक्वेशन क्या आएगा 250 इंटू 3.6 इंटू 10 पावर 6 जूल, तो ये हो जाएगा 900 10 पावर 6 जूल, ये कन्वर्ट हो जाएगा इसमें 9 इंटू 10 पावर 8 जूल। The temperature point at which the solid, liquid and gas state may stay together is known as triple point, और ये होता है 273.16 केल्विन वाटर के लिए। द बॉइलिंग पॉइंट ऑफ लिक्विड एट हाई एल्टीट्यूड, बॉइलिंग पॉइंट जो है वो घट जाता है,
क्योंकि डिक्रीजेस। चलिए आगे बढ़ते हैं। वाटर इज अ एक्सीलेंट कूलिंग एजेंट बिकॉज ऑफ इट्स हाई स्पेसिफिक हीट। वाटर एक अच्छा कूलिंग एजेंट है क्योंकि इसका स्पेसिफिक हीट काफी ज्यादा है, इसलिए हम लोग इसको एज ए कूलिंग एजेंट किसमें, न्यूक्लियर पावर प्लांट में यूज कर सकते हैं हैवी वाटर को। A fan produces a feeling of comfort in the hot weather because our perspiration evaporates rapidly। हमारा जो स्वेटिंग है वो बहुत आसानी से सूख जाता है। Compared to a burn due to air at 100 degrees C, the burn due to steam at 100 degrees C is more than due to high latent heat of evaporation। अगर 100 डिग्री पे पानी है, 100 डिग्री पे जो ये स्टीम है, स्टीम को ज़्यादा गर्म रखी उसका लेटेंट हीट जो है वो ज़्यादा होता है। और स्टीम इंजन वर्क, तो स्टीम इंजन जो है वो कैसे वर्क करता है, ये बेसिकली हीट के प्रिंसिपल पे वर्क करता है। व्हाट कॉजेज कूलिंग इन एयर कंडीशनर? कंप्रेसिंग एंड रिलीजिंग गैस। इफ द डोर ऑफ अ रेफ्रिजरेटर इज लेफ्ट ओपन फॉर फ्यू आवर्स, इस केस में रूम टेम्परेचर हमारा क्या होगा, इस केस में रूम टेम्परेचर हमारा इंक्रीज कर जाएगा। ये हमारा लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स पे बेस्ड है, ये इंक्रीज कर जाएगा। जितना रेफ्रिजरेटर से हम अंदर से कूलनेस निकलेगा उससे ज्यादा उसका कॉइल हीट करेगा पूरे पूरे सिस्टम को ठंडा करने के लिए। सिस्टम वहां पे हमारा रूम बन जाएगा, तो नेट जो हमारा होगा नेट वो हीट ज्यादा बढ़ जाएगा। द मैक्सिमम डेंसिटी ऑफ वाटर इज, ये होता है 4 डिग्री सेल्सियस पे, इसको ध्यान रखेंगे हम लोग। अब देखिए 0 डिग्री से लेकर के 4 डिग्री तक अगर वाटर को हीट करेंगे तो ये कॉन्ट्रैक्ट करता है। 4 डिग्री पे इसका मैक्सिमम डेंसिटी होता है, ठीक है। और 4 डिग्री से प्लस इसको जब हीट करेंगे तो ये एक्सपैंड करेगा, ठीक है। तो इसके इसमें थ्रेशोल्ड हमारा 4 डिग्री सी है वाटर के लिए। हीट ट्रांसफर दैट डज नॉट रिक्वायर मीडियम, रेडिएशन। कंडक्शन में हम लोग को बॉडी टू बॉडी टच करना पड़ेगा, कन्वेक्शन में एयर के थ्रू होता है, ये सॉलिड बॉडी के थ्रू होता है। ये रेडिएशन जो है वो बिना किसी मीडियम के होता है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स। और ये इवन रेडिएशन जो है वो वैक्यूम में भी हो सकता है। द वैल्यू ऑफ 50 इन फ़ारेनहाइट स्केल इज, तो हम लोग फॉर्मूला से इसको कैलकुलेट कर लेंगे, ठीक है। तो फॉर्मूला हमारा क्या होता है, F इजिकल टू C इंटू 9/5 प्लस 32, ठीक है। तो हम लोग इसको कैसे निकालेंगे, बेसिकली जो हमारा सबसे सिंपलर फॉर्मूला है वो ऐसे है, तो हम लोग उसको निकालेंगे कैसे, F इजिकल टू C इंटू 9/5 प्लस 32, ठीक है। अब इसको हम लोग कैलकुलेट करते हैं। तो C हमारा 50 × 9/5 प्लस 32,
90 प्लस 32 122 डिग्री फ़ारेनहाइट। ठीक है, हम लोग इलेक्ट्रिकल एनर्जी दैट कैन बी जनरेटेड फ्रॉम, तो ये हम लोग यूरेनियम से इसको कर सकते हैं। द एलिमेंट कॉमनली डिक्लेरेटेड टू जनरल इलेक्ट्रिसिटी फ्रॉम फ्यूजन, ये यूरेनियम, यूरेनियम। If a bulb of 100 watts burn from 10 hours, the expenditure of electricity will be 100 वाट का बल्ब है, 10 घंटे जल रहा है। तो एनर्जी क्या होता है हमारा? एनर्जी पावर इनटू टाइम। तो 100 वाट इंटू 10 आवर, तो ये हो गया 1000 वाट आवर, यानी कि 1 किलो वाट आवर। और एनर्जी के केस में 1 किलो वाट आवर को हम लोग क्या बोलते हैं? 1 किलो वाट आवर इज इक्वल टू 1 यूनिट। तो हमारा 1 यूनिट बिजली खर्च हुआ। ठीक है, अब देखिए, द टोटल रेजिस्टेंस ऑफ अ सर्किट हैविंग टू पैरेलल रेजिस्टेंस इज इतना किलो ओम। टोटल रेजिस्टर इज 2 किलो ओम, एंड द अदर रेजिस्टर विल बी, अब देखिए पैरेलल की बात कर रहा है, तो जब भी हम लोग पैरेलल की बात करेंगे तो हमारा फॉर्मूला क्या हो जाएगा? वन अपॉन R1 प्लस 1 अपॉन R2। ठीक है, तो ये हम लोग को दिया हुआ है, तो 1 अपॉन 403 इज इक्वल टू 1 अपॉन 2 प्लस 1 अपॉन R2। सो हम लोग कैलकुलेट करेंगे तो इसका वैल्यू निकल कर आ जाएगा हम लोग को 4.70 किलो। चलिए, फॉर्मूला आपको ध्यान रखना है, अगर पैरेलल में रेजिस्टेंस लगा है तो ये, अगर सीरीज में लगा है रेजिस्टेंस तो R रेजिस्टेंस में हो जाएगा R1 प्लस R2। ये लेकिन ये कब होगा? ये सीरीज केस में होगा, लेकिन यहाँ क्या लगा? पैरेलल, तो ये फॉर्मूला होगा पैरेलल के केस में। Electron of mass m and charge E travels from rest to potential difference V. The final energy in joule would be, आपको बस ये ध्यान रखना है, एनर्जी आपको ये ध्यान रखना है। ठीक है, ये फॉर्मूला याद रखिए, QV। ठीक है, यहाँ पे चार्ज क्या है? E, पोटेंशियल डिफरेंस क्या है? E। आपको बस ये ध्यान रखना है, W इक्वल टू QV। वर्क डन जो होता है ये एनर्जी के बराबर होता है। ये QV होता है, Q चार्ज है, ये पोटेंशियल डिफरेंस है, तो चार्ज यहाँ पे E या V हो जाएगा, QV या EV। इलेक्ट्रिक मोटर, इलेक्ट्रिकल एनर्जी टू मैकेनिकल एनर्जी, सही है। सेफ्टी फ्यूज, हीटिंग इफेक्ट, सही है। EMI, ये मोर देन वन इज करेक्ट। डायनेमो जो होता है ये जनरेटर की तरह काम करता है, तो ये इट कन्वर्ट्स मैकेनिकल एनर्जी टू
इलेक्ट्रिकल एनर्जी। इलेक्ट्रिक मोटर जो है वो काम करता है इलेक्ट्रिकल एनर्जी टू मैकेनिकल एनर्जी, ठीक है, पानी को ऊपर चढ़ाता है। फोटो इलेक्ट्रिक सेल इज अ डिवाइस, फोटो इलेक्ट्रिक मतलब लाइट को एनर्जी में करेगा, इलेक्ट्रिकल एनर्जी में। तो फोटो मतलब लाइट, इलेक्ट्रिक मतलब इलेक्ट्रिकल एनर्जी, तो इट विल कन्वर्ट लाइट एनर्जी इनटू इलेक्ट्रिकल एनर्जी। द कंडक्टिविटी ऑफ अ स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट क्या होता है, डाइल्यूट करने पे इंक्रीज करेगा। क्यों? क्योंकि जो इम्प्योरिटीज होती है खास करके सॉल्ट्स, ये सॉल्युबल होने के बाद इंक्रीज कर देती है हमारा कंडक्टिविटी को। तो कंडक्टिविटी ऑफ स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट इंक्रीजेस स्लाइटली ऑन डाइल्यूशन। चलिए, चार्जिंग अ कंडक्टर बाय ब्रिंगिंग इट नियर अनदर चार्ज कलेक्टर विदाउट मेकिंग एनी कॉन्टैक्ट, ये हो जाएगा हमारा इंडक्शन। The process of charging any conductor by bringing it near another charge collector without making any contact is induction. Lenz's law is derived from the law of conservation of energy. तो यहाँ पे आंसर नहीं दिया है, पर आप ध्यान देंगे कि जो लेंस लॉ है ये किस पे काम करता है, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी पे काम करता है। द कैरेक्टरिस्टिक ऑफ सुपर कंडक्टर, तो सुपर कंडक्टर जो होता है ना, इसका हम लोग को पता होना चाहिए कि इसका जीरो परमेबिलिटी होता है सुपर कंडक्टर का, ठीक है। ध्यान देंगे सुपर कंडक्टर का जो कैरेक्टरिस्टिक्स है वो इट विल गिव जीरो परमेबिलिटी, ठीक है। चलिए, ऑन हीटिंग रेजिस्टेंस ऑफ सेमीकंडक्टर इज, देखिए अगर हम लोग कंडक्टर की बात करें, इसको ध्यान से समझ लीजिएगा आप लोग, बहुत अच्छा ये कंसेप्ट है, इसको जरूर समझ लीजिएगा। अगर हम लोग कंडक्टर की बात करें तो हीटिंग के केस में क्या होगा, अगर हम लोग हीट कर रहे हैं कंडक्टर को तो उसका जो रेजिस्टेंस है वो बढ़ेगा और कंडक्टेंस यानी करंट कैरिंग कैपेसिटी घट जाएगा। लेकिन अगर यही हम लोग सेमीकंडक्टर की बात करें तो हीट करने पे उनका रेजिस्टेंस घटेगा और कंडक्ट करने का जो क्षमता है, कंडक्टेंस जो है वो बढ़ जाएगा। तो हीटिंग रेजिस्टेंस ऑफ सेमीकंडक्टर डिक्रीजेस, ठीक है। सेमीकंडक्टर्स आर द मटेरियल दैट हैव द फॉलोइंग प्रॉपर्टीज, उनका जो इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी होता है वो लोअर देन द मेटल्स होता है। इन शॉर्ट सर्किट द वैल्यू ऑफ इलेक्ट्रिक करंट एट अ टाइम सर्किट इज, अगर शॉर्ट सर्किट हो गया तो इलेक्ट्रिक करंट एक्सेप्शनली हाई हो जाता है, ठीक है। देखिए बेसिक हमारा फॉर्मूला होता है पावर का, वो होता है वी आई, ठीक है। तो ये करेक्ट हो गया। अगर हम लोग इसमें आर की वैल्यू पुट करेंगे, ठीक है, तो वी क्या होता है, वी इज इक्वल टू आई आर। अगर हम ये पुट कर देंगे यहाँ पे तो पी इज इक्वल टू हो जाएगा हमारा आई स्क्वायर आर, ये भी सही है, तो ये भी करेक्ट है, यानी कि आंसर नहीं होगा ये करेक्ट है, इसका मतलब ये रॉन्ग है। और आर के केस में अगर निकालेंगे तो पी हो जाएगा हमारा
V square by R. The magnetic field lines around a straight current carrying conductor are. चलिए देखते हैं। The magnetic field lines around a straight current carrying conductor are, ये हो जाएगा concentric circles। इस तरीके से होगा। What phenomenon occur during lightning? ये हो जाएगा इलेक्ट्रिक डिस्चार्ज। बहुत बड़े स्केल पे इलेक्ट्रिक डिस्चार्ज होता है। इलेक्ट्रिसिटी कंजप्शन बिल इज बेस्ड ऑन द मेजरमेंट ऑफ वॉट। ध्यान रखिएगा, 1 किलोवाट आवर को हम लोग काउंट करते हैं 1 यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिसिटी कंज्यूम्ड। बाकी किसी पे नहीं, ओनली वन। और ये कैसे बनता है? ये डिराइव होता है कि 100 वॉट, जैसे वॉट इंटू आवर्स। जैसे 1100 वॉट का, मान लीजिए 1000 वॉट का एसी है, 1000 वॉट का हमारा एसी है, ये 1 घंटे चला, तो ये हमारा हो गया क्या, 1 किलोवाट आवर, यानी 1 यूनिट हमारा ये उठ गया, खर्चा हो गया। अब उसका दाम कितना हो सकता है? अगर 1 यूनिट का दाम 10 रुपये है तो 10 रुपये उसके लिए हम लोग को चार्ज किया जा सकता है। ठीक है, चलिए। मेटल यूज्ड इन फिलामेंट ऑफ लाइटनिंग बल्ब्स, तो ये टंगस्टन, इसको हम लोग डब्लू से भी मेजर करते हैं। क्यों? क्योंकि इसका हाई मेल्टिंग पॉइंट होता है, ड्यू टू इट्स हाई मेल्टिंग पॉइंट, ड्यू टू इट्स हाई मेल्टिंग पॉइंट। कितना होता है? लगभग 3422 डिग्री सेल्सियस के इक्विवेलेंट होता है। The number of neutral points around a bar magnet placed in the Earth's magnetic field with its north pole pointing north, geographical north is, तो ये 2 हो जाएगा हमारा। ठीक है। The material commonly used to make the core of electromagnet, कोर ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेट में हमेशा हम लोग जब भी यूज करेंगे तो कोर ऑफ एन इलेक्ट्रोमैग्नेट विल ऑलवेज बी अ सॉफ्ट आयरन। ठीक है। ड्यू टू टेम्परेचर वेरिएशन along a conductor, the potential variation across the phenomenon is known as, ड्यू टेम्परेचर वेरिएशन होगा कंडक्टर कि कंडक्टर में टेम्परेचर चेंज हो रहा है। ठीक है, और इसी के चलते पोटेंशियल भी हमारा चेंज हो रहा है, तो ये कहलाएगा हमारा थॉमसन इफेक्ट। क्या कहलाएगा? थॉमसन इफेक्ट। चलिए, टर्बाइन्स एंड डायनेमोज आर यूज्ड टू कन्वर्ट विच एनर्जी टू इलेक्ट्रिकल एनर्जी, तो ये मैकेनिकल एनर्जी को यूज कन्वर्ट करता है हमारे इलेक्ट्रिकल एनर्जी में। अब देखिए अगला क्वेश्चन, देखिए द पैरामैग्नेटिक थ्योरी ऑफ मैग्नेटिज्म अप्लाइज टू, इनमें से कौन सा पैरामैग्नेटिक है? तो ध्यान से देखेंगे, अगर तो हम लोग निकल और आयरन जो है ये हो जाएगा हमारा फेरो मैग्नेटिक, जिसका कि हाई मैग्नेटिक फील्ड रहता है। ठीक है। मरकरी हमारा हो गया डायमैग्नेटिक। ठीक है, तो फेरो में मतलब हाई मैग्नेटिक फील्ड। चलिए,
ये हो गया डायमैग्नेटिक, यानी कि वीकली रिपेल्ड बाय मैग्नेटिक फील्ड। प्लेटिनम हमारा हो गया पैरामैग्नेटिक। यानी कि वीकली अट्रैक्टेड बाय मैग्नेटिक फील्ड। तो ये रहा हमारा कुछ क्वेश्चंस का डिस्कशन जो हमने आपके साथ किया, और इस क्वेश्चन का एम यही था कि आपको दिखाना कि बीपीएससी किस तरह से क्वेश्चंस इजी पूछती है, कई बार ट्रिकी रहेगा, कई बार न्यूमेरिकल रहेगा। आपको उससे घबराना नहीं है, आप बस बेसिक्स को अपना जो है उसको क्लियर रखिए, बेसिक्स को मजबूत रखिए, आप फॉर्मूला को याद रखिए, कंसेप्ट क्लियर रखिए, आराम से आप इस क्वेश्चन को टैकल कर सकते हैं। ठीक है, आपसे फिर हम मिलेंगे अगली बार एक नए सब्जेक्ट के साथ। तब तक के लिए पढ़ते रहिए, रिवाइज करते रहिए, बहुत जल्दी आपका एग्जाम है तो उस पर फोकस रखना है। ठीक है, धन्यवाद।